हेलो बच्चों, आपका स्वागत है जी10 क्लासेस में। चलो शुरू करते हैं। क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन 1 है आपका, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह से मदद की। तो यह प्रश्न पूछा गया आपको पालमपुर के बारे में। पालमपुर में जो बिजली का प्रसार किया गया था, उन्होंने किसानों की किस तरह से हेल्प की थी, इस बारे में। तो देखिए किस तरह से हेल्प की थी। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों से विभिन्न रूप से सहायता की थी। आप इस तरह से लिखेंगे इसको। पॉइंट 4 में लिखा जाएगा। नंबर 1 हो गया सिंचाई की उपयुक्त विधि। किसके द्वारा सिंचाई की गई थी? सिंचाई की जो उपयुक्त विधि थी वह नलकूपों और पंप सेंटरों के द्वारा चलाया जाता था। तो क्या आ गया यहाँ पर? सिंचाई की जो उपयुक्त विधि आई है वो किसके द्वारा हो गई? नलकूप और पंपिंग सेटों को क्या बिजली के द्वारा चलाया जाता है। जब बिजली का प्रसार हुआ तो जो पालमपुर के किसान थे उन्होंने अपनी खेती करने के लिए विधियों का प्रयोग किया, नलकूप लगाने शुरू किए, पंपिंग सेट द्वारा लगाने शुरू किए, तो इसलिए उनकी सहायता करने लगा था। दूसरा, कुछ कृषि के उपकरण थे जैसे हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि, तो ये भी बिजली से उपकरण चलने वाले थे, तो इन्होंने भी किसानों की मदद की थी। और तीसरा था क्या, उन्हें मानसून की जो बरसात होती थी वो पहले मानसून की बरसात पर ही निर्भर होते थे, अब उन्हें ऐसा इससे बच गए थे वो कि अब उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जो कि अनिश्चित और भ्रमणशील होती है। मानसून बरसात क्या कि एक इलाके में होगी, दूसरे क्षेत्र पर नहीं हुई, तो किसी का क्षेत्र सूखा रह जाता था, किसी के ज्यादा बारिश हो जाती थी, तो उन्हें इस पर आवश्यकता नहीं थी कि मानसून पर ही निर्भर रहेंगे अपनी खेती करने के लिए। नलकूप और बिजली के पंपों का इस्तेमाल करते थे। नंबर 4, बिजली का उपयोग गांव के प्रकाश के लिए भी किया गया था, यानी कि गांव में जो पहले अंधेरा रह रहा था उस अंधेरे को दूर करने के लिए बिजली का उपयोग किया गया था। नंबर 5 आता है आपका बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते थे, यानी कि किसान अलग अलग फसलें उगा सकते थे क्योंकि अब सिंचाई हो सकती थी। और छठा आता है विद्युत प्रकाश, पंखे, प्रेस मशीनें, यानी क्या तो आदि सामान भी जो किसानों के घरेलू कार्यों में मदद होते थे, तो उन्होंने किसानों की मदद करनी आरंभ कर दी थी। अगला प्रश्न है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, और यदि महत्वपूर्ण है तो वह क्यों है। तो सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, और उसको निम्न दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उसके बहुत से कारण हैं क्यों महत्वपूर्ण है। तो उसका सबसे पहला कारण है कि यदि सिंचाई की असुविधा के कारण जल प्राप्त नहीं होता है तो फसल क्या होती है, सूख जाती है, और यदि लगातार जल की कमी हो तो जल के अकाल का भय भी हो जाता है। इसलिए सिंचित क्षेत्र यानी कि सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि की जानी चाहिए, और सिंचाई के क्षेत्र में यदि वृद्धि होती है तो जो अकाल पड़ जाता है, जो फसल सूखते तो फसल सूखेगी नहीं, और फसल को जल की कमी नहीं होगी, जल की कमी नहीं होगी तो अकाल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, सिंचाई की सुविधा वाले भूमि के टुकड़े में कृषि उत्पादन असिंचित भूमि के टुकड़े के उत्पादन से अधिक होता है। यदि हमें सिंचाई की सुविधा हमारे पास है तो जब फसल को सिंचाई की आवश्यकता है तो उसमें उसकी सिंचाई की जा सकती है, जबकि यदि हम केवल मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मानसून पर निर्भर रहते हैं, तो उसकी उत्पादन नहीं, तो उस भूमि के टुकड़े की सिंचाई नहीं हो सकती, तो वहाँ पर जो फसल है वो सूख जाती है, जिससे उत्पादन कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंचाई की सुविधा से प्राप्त भूमि के टुकड़े में कृषि उत्पादन असिंचित भूमि के टुकड़े के उत्पादन से ज्यादा होता है। नंबर 3, सिंचित क्षेत्र की वृद्धि से भारत में व्याप्त मानसून की अनिश्चित बरसात से मुक्ति मिलती है। कि जब सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है तो जो भारत में मानसून है उसकी कोई निश्चितता नहीं है, तो उससे मुक्ति हमें मिल जाती है। अगला है नंबर 4, पौधों का जन्म, उनका विकास, फलना और फूलना मिट्टी और हवा के कुशल संयोग पर निर्भर करता है। तो जो पौधों का जन्म होता है या उनका विकास होता है, वो फलते हैं, फूलते हैं, या उनकी मिट्टी है तो मिट्टी, जल और हवा का जो कुशल संयोग होता है उसी से पौधों का जन्म, विकास, फलता फूलता है। नंबर 5, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सिंचित क्षेत्र महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि आवश्यक भी है। तो क्या है, कृषि क्षेत्र आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पालमपुर के 450 उम्मीदवारों में 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाई है। तो एक सारणी बनाई गई है कि भूमि का वितरण कैसे कैसे था। तो ये आपने जब चैप्टर पढ़ा था उसमें ध्यान दिया होगा कि पालमपुर में जो 450 परिवार को भूमि के वितरण की सारणी होती है, तो सबसे पहले 150 परिवार भूमिहीन होते हैं जो ज्यादातर दलित वर्ग के होते हैं। 240 परिवारों के पास जो छोटे किसान होते हैं, अर्थात उनके पास जो भूमि है वह 2 हेक्टेयर से कम होती है, और 60 परिवार ऐसे हैं जो मध्यम और बड़े किसान जिनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन से कृषि
गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाई। तो एक सूची बनवाई जा रही है। आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन, इनके ऐसे उत्पादनों की सूची बनानी है जिसमें कृषि का प्रयोग नहीं होता है। तो आपके भी ग्रामीण क्षेत्र या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले गैर कृषि उत्पादन कार्य इस प्रकार से होते हैं। जैसे कुछ लोग पशुपालन करते हैं, डेयरी का उद्योग करते हैं, कुछ मुर्गी पालन करते हैं, कुछ मछली पालन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन आदि भी गैर कृषि उत्पादन कार्य में आता है। दूसरा, खेतों में उत्पादित सब्जी और फलों को शहरी बाजारों में बेचा जाना। तो बहुत से काम क्या करते हैं कि खेतों में जो सब्जी उत्पादन होती है उसको खरीदते हैं और शहरों में जाकर के उसको बेचते हैं। नंबर 3, गन्ने से गुड़ और चीनी तैयार करना। नंबर 4, दूर गांवों से एकत्र करके शहरों में आपूर्ति करना। कि जो दूर दूर गांव होते हैं वहां से आप दूध वगैरह भी लेते हैं, गांव से इकट्ठा करते हैं और शहरों में जाकर के उसकी पूर्ति करते हो। कुछ शिक्षित लोगों के द्वारा नर्सरी पाठशाला और प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठशाला की स्थापना करना। तो गांव में छोटी छोटी पाठशाला खोली जाती है, छोटे विद्यालय खोले जाते हैं, तो ऐसा भी कार्य हो जाता है। या हम कह सकते हैं नंबर 6, सिलाई कढ़ाई और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना। के गाँव के अंदर सिलाई कढ़ाई का कार्य भी किया जाता है। परिवहन संबंधी कार्य अर्थात यातायात के लिए रिक्शा, तांगा, टेम्पो, जीप, बस, ट्रक आदि का उपयोग करना अर्थात ड्राइवर की नौकरी करना भी जरूरी है। और शिक्षित लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना। तो ऐसे कार्य है जो गैर कृषि कार्य में आते हैं और हर गांव में किए जाते हैं। इन्हें आप लिख सकते हैं। कौन से प्रश्न के लिए था कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाई थी। इस सूची में 8-10 पॉइंट आते हैं, तो आप इन्हें याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका जो चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का, संसाधन के रूप में लोग, उससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 1 है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के लोग उस देश के लिए बहुमूल्य संसाधन होते हैं। तो हमें पता है कि जो यदि किसी देश में लोग होंगे तो लोग ही संसाधन होते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, कृत्रिम मानवीय संसाधन और मानव संसाधन। तो हम मानव संसाधन की बात कर रहे हैं। तो मानव संसाधन यदि किसी देश में, तो वे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। लेकिन कब होते हैं? यदि वे स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं और कुशल हैं। तो मानवीय संसाधन के बिना आर्थिक क्रिया संभव नहीं। अर्थात मानव संसाधन को कैसा होना चाहिए? उन्हें स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और किसी भी कार्य में कुशल होना चाहिए। जब वो कुशल होंगे तो मानवीय संसाधन के बिना आर्थिक जो भी आर्थिक क्रियाएं होंगी वो संभव नहीं होंगे। मानव श्रमिक, प्रबंधक और उद्यमी के रूप में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपादन करता है। मानव क्या करता है? श्रमिक यानी कि श्रम के रूप में काम करता है, प्रबंधक मैनेजमेंट के काम करता है, उद्यमी या उद्योगों को लगाता है, इसके रूप में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपादन करता है। इसे मानव संसाधन भी कहा जाता है, इसीलिए हम इसको मानव संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? भिन्न मतलब कैसे अलग है? मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधन किस प्रकार से भिन्न है? तो इसके भिन्न होने के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, मानवीय संसाधन उत्पादन का एक जीवित, क्रियाशील और भावुक साधन है। मानवीय संसाधन क्या? उत्पादन का एक जीवित, क्रियाशील और भावुक साधन है। मानवीय संसाधन उत्पादन का एक अतिजात साधन है। मानवीय संसाधन क्या है? मानवीय संसाधन उत्पादन का एक अतिजात साधन है। नंबर 3 है, मानवीय संसाधन कार्य कराता है और अन्य संसाधनों को कार्यशील करता है। मानव यदि संसाधन नहीं हो तो मानव संसाधन कार्य नहीं करा सकता। मशीनों पे भी कार्य मानव करता है, तो मशीनों को बनाता कौन है? मानव बनाता है, इसलिए मानव एक संसाधन है। तो हम कहते हैं कि मानवीय संसाधन कार्य कराता है और अन्य साधनों को कार्यशील करता है। नंबर 4 अगला पॉइंट है आपका इसी में, मानवीय संसाधन श्रम, प्रबंधन और उद्यमी के रूप में कार्य करता है। तो मानवीय क्या करता है? संसाधन श्रम, प्रबंधन और उद्यमी के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से मानवीय संसाधन अन्य संसाधनों से भिन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है? तो जैसे कि आपको बताया गया था कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार के से संचालित की जाती है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो इससे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आर्थिक क्रियाएं कितने क्षेत्रकों में संचालित की जाती है या कितने क्षेत्रकों में डिवाइड है, कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग जो आर्थिक क्रियाएं में संचालित की जाती है और कौन कौन सी होती है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक उन क्षेत्रकों को कहते हैं जिससे हम प्राकृतिक से सीधे इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कृषि हो गया, वन और मत्स्य पालन हो गया, खनन या उत्खनन हो गया। जो उत्पादन होता है उत्पादन सीधा प्रकृति से किया जाता है, इसमें किसी और का कोई
लेखा जोखा या दखलंदाजी नहीं होती, तो उसमें उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं होंगी? कृषि, वन, मत्स्य पालन, खनन या उत्खनन। नंबर 2, द्वितीय क्षेत्र से तात्पर्य है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होने उन्हीं उत्पादनों में संसाधन किया जाता है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र को विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। जैसे फैक्ट्री उद्योग, यानी कि कच्चे माल की बात हम प्रकृति से करते हैं, उसके बाद कुछ अन्य उत्पाद बनाते हैं, जैसे कृषि का उत्पादन करना, विद्युत, गैस या जल की आपूर्ति करना, निर्माण करना, व्यापार करना, होटल या जलपान गृह आदि जो क्षेत्र आते हैं द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र कहते हैं इन क्षेत्रों में किसी प्रकार का उत्पादन तो नहीं होता, लेकिन सेवाएं की जाती है, सामान का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे परिवहन, भंडार, संचार, वित्तीय सेवाएं, बीमा, वास्तविक संपत्ति, व्यावसायिक सेवाएं, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो उत्तर देखेंगे, आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जो जीविका कमाने के लिए और आर्थिक उद्देश्य की जाती है, यानी कि वे क्रियाएं जिनसे हमें किसी न किसी चीज की इनकम होती है, हमें आय प्राप्त होती है। तो जो आय कमाने के लिए आर्थिक उद्देश्य की जाती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यह क्रियाएं उत्पादन, विनिमय, वस्तु और सेवाओं के वितरण से संबंधित होती है। किससे होती है? उत्पादन भी होता है, इसमें विनिमय होता है, क्या होता है? उत्पादन होता है, विनिमय होता है, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण से संबंधित होती है। लोगों का व्यवसाय, पेशा, रोजगार में होना आदि सब आर्थिक क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं का मूल्यांकन मुद्रा में किया जाता है, अर्थात इन क्रियाओं से हमें मुद्रा प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। गैर आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से की आवश्यकताओं को संतुष्टि की जाती है, यानी कि केवल भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की जाती है, जिनका कोई भी आर्थिक उद्देश्य नहीं होता, वे गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिन क्रियाओं से हमें किसी प्रकार की इनकम या आय प्राप्त नहीं होती, हमें केवल भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है, उन्हें हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहती हैं। ये आर्थिक क्रियाएं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक या सार्वजनिक हित से संबंधित हो सकती है। क्या हो सकती है? ये क्रियाएं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक या सार्वजनिक हित से संबंधित हो सकती हैं, इन्हें हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न आपका, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है? तो महिलाएं क्यों होती है निम्न वेतन, मतलब कम वेतन वाले कार्यों में? तो कई कारण है उसके, तो निम्नलिखित कारण होते हैं जिनसे महिलाएं निम्न वेतन वाले कार्यों में होती है। तो नॉर्मल क्या, नंबर 1 है, महिलाएं भौतिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। महिलाएं क्या होती है? शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। नंबर 2, ज्ञान और जानकारी का अभाव में महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जो उन्हें कम मजदूरी देते हैं और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की भी जानकारी नहीं होती है। तो महिलाएं क्या होती हैं? अभी से पहले महिला कुछ कम पढ़ी लिखी होती थी, तो जब उन्हें जानकारी नहीं होती थी तो जानकारी के अभाव में महिलाएं क्या करती थी? असंगठित क्षेत्र में कार्य करते। असंगठित क्षेत्र और क्या करते हैं? उनको कम मजदूरी देते थे और उन्हें अपने कानूनों की जानकारी भी नहीं होती है। नंबर 3 है, महिलाएं दूर स्थित पहाड़ी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकती। महिलाएं अपने घर से ज्यादा दूर कार्य नहीं कर सकती, वो घर के आसपास कार्य करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें कम वेतन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 होगा, महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, तो जो उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है इसलिए भी उनको कम वेतन दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि महिलाओं के कार्य पर सामाजिक प्रतिबंध भी होता है। महिलाओं के कार्य पर हर लोग नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उन्हें समाज के अनुरूप कार्य करना होता है, तो इसलिए महिलाओं के कार्य पर सामाजिक प्रतिबंध भी रहता है। अगला पॉइंट, बाजार में किसी व्यक्ति की आय निर्धारण में शिक्षा महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। बाजार में दोबारा देखेंगे, बाजार में किसी व्यक्ति की आय निर्धारण में जो शिक्षा होती है वह महत्वपूर्ण कारकों में से एक होती है और भारत की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षित होती हैं। भारत की जो अभी तक महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षित होती हैं, इसलिए उनके पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है, इसलिए पुरुषों की तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, महिलाएं खतरनाक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती। महिलाएं क्या होती है? जो खतरनाक कार्य होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, उसके लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, क्योंकि वो थोड़ी नाजुक होती है। नाजुक तो हम नहीं कह सकते महिलाओं को, लेकिन हाँ शारीरिक जो शक्तियां होती हैं उनकी कुछ कम होती है, तो इसलिए वो खतरनाक कार्य नहीं करती। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
बेरोजगारी शब्द की व्याख्या आप किस प्रकार से करते हैं, अर्थात बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बेरोजगारी वह स्थिति है जिसके अंतर्गत कुशल व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर कार्य करने के इच्छुक तो होते हैं लेकिन कार्य नहीं कर पाते हैं या कार्य उनको मिल नहीं पाता है। वह स्थिति जिसके अंतर्गत कुशल व्यक्ति क्या होते हैं, प्रचलित कीमत पर कार्य करने के इच्छुक होते हैं लेकिन किंतु कार्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। यह स्थिति विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, वह स्थिति जिसके अंतर्गत जो कुशल व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ कीमतों पर वो कार्य करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उनको कार्य प्राप्त नहीं हो पाते। जो भी प्रचलित कीमत है उस पर कार्य करने के इच्छुक तो होते हैं, जब उन्हें कार्य नहीं मिल पाता, और जब कार्य नहीं मिल पाता तो उन्हें बेरोजगारी कहलाती है। यह स्थिति कहाँ पे ज्यादा होती है, विकासशील देशों में ज्यादा देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग G10 classes. Thanks for watching G10 classes.